गुड मॉर्निंग। आज है मंडे। और ये है मंडे मॉर्निंग। और आज हमारे यहाँ है विजयदशमी। मेरे को कल कुछ लोगों ने विश किया। शायद अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से होगा। यहाँ पे कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल भी था, ऐसा कुछ था, जो भी था। तो हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आज क्या करते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? अगर इससे पहले वाले दिन के बारे में बात करूं तो कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्यू मैक्स वाला वैल्यू पर। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैपेसिटर पर कितना। देखो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप जेई के स्टूडेंट हो, आप नीट के हो, मेडिकल हो, कोई भी एग्जाम के आप स्टूडेंट हो, आपको फॉर्मूलाज तो याद रखने ही है। जेई के बच्चों को थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी ध्यान रखना है कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सर्किट में घूम के आपको इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, इससे पहले तक हमने इतना कुछ बता दिया है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। मतलब अगर एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया जाए एक रेजिस्टर के थ्रू, तो वो किस तरह से डिस्चार्ज होता है, किस तरह से उसका डिस्चार्ज का रेट होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इतने ही तक था, अब कोई और आ जाएगा मेरी तरह और वो छोटा हो जाएगा शेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आप ऐसा समझो कि हमारे पास कोई कैपेसिटर का प्लेट था। ऐसा समझते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने क्या किया था, एक बैटरी से, इस तरह से एक बैटरी, एक रेजिस्टर, ये सब से हमने क्या किया, कनेक्ट करके छोड़ दिया है। ये तो लगाया नहीं। हाँ, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट करके छोड़ दिया था। अब अगर इसको, अगर आप इसका कैपेसिटेंस अगर सी है और आपने इस तरह से कनेक्ट करके छोड़ दिया, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस आ जाता है। और ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स है, ये पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं, प्लस सीवी माइनस सीवी, और माइनस सीवी का चार्जेस इन प्लेट्स पर आ चुका है। अब क्या करते हैं ना, ये जो कैपेसिटर है, अब अगर एक बार कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया तो सर्किट में कोई करंट जा तो नहीं रहा है, इसने एनर्जी स्टोर करके रख लिया है। अच्छा, इस स्टेज पर क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को तोड़ के बाहर निकाल देते हैं, सर्किट से हटा देते हैं। अब कैपेसिटेंस अभी भी सी है, ये प्लस माइनस वी अभी भी है, और ये क्या है, ये मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, जहां पर वेयर कैपिटल क्यू इज, वेयर कैपिटल क्यू जो है वो क्या है, वो सीवी के बराबर है। अब ये जो मेरे पास कैपेसिटर है ना, इसको क्या करते हैं, एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। एक आर ओम के रेजिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब आप जैसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे या आप जैसी सर्किट को क्लोज करोगे, सर्किट क्लोज हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा क्या। अब करंट जो हायर पोटेंशियल है वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या किसी से जीरो से लेके टी टाइम तक कोई तो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से मूव करके बाहर निकला होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि हमने बोला कि ठीक है भाई, अगर ऐसा हुआ तो कुछ तो t इक्वल्स टू 0 पर हमने जब ये स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने के बाद हमने देखा तो करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट कर गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, लेट आफ्टर एनी टाइम t, लेट आफ्टर एनी टाइम t charge flown through the resistor, charge flown through the resistor, charge flown through the resistor is q। अब अगर रेजिस्टर के थ्रू q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर
जो कैपेसिटर के प्लेट्स पहले क्यू अमाउंट के चार्ज को स्टोर करके रखा था, अब उसमें जो चार्ज होगा वो क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रेजिस्टर के अक्रॉस मूव करके चला गया। रेजिस्टर अभी भी वैसा ही है, करंट आई का कोई फ्लो कर रहा होगा, और ये जो नेगेटिव प्लेट है माइनस क्यू, उसमें प्लस क्यू का चार्ज और ऐड हो चुका होगा। किसी भी टी टाइम पर ऐसा सर्किट का सिचुएशन होगा क्या? अब मान लो हमें क्या करना है, इसके डिस्चार्ज होने का, या ऐसा बोल दो कि किसी भी टी टाइम पर ये जो कैपेसिटर प्लेट्स है इसने कितना चार्ज स्टोर करके रखा है, ये फाइंड करना है। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, और हम क्या करते हैं, ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ, इस प्लस वाले पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इस इंस्टेंट पर इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ये मेरे पास पोटेंशियल हो गया क्या, इन दोनों प्लेट्स के बीच का। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय C। Q इक्वल्स टू CV होता है, तो Q अपॉन C को मैंने V लिख दिया। माइनस ऑफ I इंटू आर, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट I चल रहा है और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R। तो जब पूरे लूप में घूम के सारे पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अच्छा, तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूं और थोड़ा जगह खाली करूं, देखो लाइफ में ना जगह खाली करने की बहुत जरूरत है। बुरे लोगों को लाइफ से एलिमिनेट करते जाना है, अच्छे लोगों को लाइफ में ऐड करते जाना है, अगर जिंदगी को अच्छे मन से जीना है तो। अच्छा, शायद ना इस संडे टेस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन टेस्ट होगा, जल्दी ही होगा, क्योंकि पेपर तो बन के दिया हुआ है। पेपर अगर बन के दिया हुआ है मतलब टेस्ट भी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस जारी रहे। देखो मैं अगर बोलूँ ना, स्टार्टिंग में कैपेसिटर्स आपको ऐसा लगेगा सर आप तो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये समझ में आ रहा है सर अपने को, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, चीजें जो भी मैं बताता जा रहा हूँ ना उसको प्रॉपर नोट्स में बना के रखो। देखो मेडिकल वाले तो मेरे नोट्स के बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मेडिकल वाले बच्चों को, जेई वाले बच्चों को नोट्स के अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका टारगेट सिर्फ मेंस है तो आप HC वर्मा को एकदम शानदार तरीके से सॉल्व कर लो, आपका मेंस का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो जेई एडवांस का भी एग्जाम देना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, HC वर्मा के अलावा जो आपका पैकेज है, DC पांडे है, ये सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, एट द एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट आते हैं नहीं आते हैं वो कोई मैटर नहीं करेगा, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे। और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना आना एक ट्रिक है, एक तरीका है जो बच्चे धीरे धीरे स्लोली सीखते हैं। देखो अब क्या हो गया है ना, इंटरनेट के एक्सेस के कारण वो जो पेपर सेट करने वाले उनको पता है कि अब स्टूडेंट्स के पास सोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है। आपको मेरा लेक्चर नहीं अच्छा लग रहा, आप किसी और का देख लो। एक मेरे को फिजिक्स वाला ये वाला वो वाला के लेक्चर्स मेरे को बच्चे बोलते हैं अरे ठीक है भाई जो भी है अच्छा पढ़ाते हैं, अब मैं क्या करूँ, अच्छा पढ़ाते हैं तो तुम्हें मेरा अच्छा लेक्चर लग रहा है तो देखो, नहीं तो फिर देखो वहाँ पे फिजिक्स वाले लेक्चर और जो भी है। जेलसी की बात नहीं है, लेकिन ठीक है सर अच्छा पढ़ाते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सर अच्छा पढ़ाते हैं तो सर अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, हाँ मैं सीख सकता हूँ बस। लेकिन देखो एट द एंड क्या करना है ना, तुम्हें सीखना है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम मुझसे पढ़ो, लेकिन पढ़ लो भाई साहब, बस यही बोलूंगा। अब ये आई के वैल्यू को मैं इस देखो, अब स्टार्टिंग में कैपेसिटर्स में ऐसा ही लगेगा सर मेरे को घंटा नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना तो जितना नोट्स में लिखा है चुपचाप से पढ़ते जाओ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। एक समय आएगा जब चीजें खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि नहीं अब सब कुछ समझ में आ रहा है। आप विश्वास रखें, आप अभी का जो इलेक्ट्रोस्टैट करंट और ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना वो आगे के 4-5 चैप्टर्स का बेसिक है। अगर आपको आगे के 4-5 चैप्टर्स अच्छे करने हैं तो ये बेसिक आपको अच्छा करना पड़ेगा। इस आई के वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q माइनस स्मॉल क्यू अपॉन R इंटू सी। हमें बचपन में किसी ने सिखाया था, किसी अच्छे इंसान ने हमें बचपन में सिखाया था, क्या सिखाया था कि करंट को हम dq अपॉन dt लिख सकते हैं। वो जो रेजिस्टर के थ्रू जो करंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dt। जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा वो लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R इंटू सी। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ने के लिए हमें लगाना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेशन। देखो फिर से मेडिकल वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन नहीं है, उनको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है कि एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। जेई वाले बच्चों के लिए
रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो देख लेंगे किस तरह से डिराइव कर रहे हैं तो उस तरह से ही उनको क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। dq अपॉन q माइनस क्यू इक्वल्स टू dt अपॉन rc लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसके आगे बढ़ने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। dt में अगर मैं बोलूं कि तब टाइम जीरो था, जीरो, अच्छा, जीरो में जो चार्ज मूव किया होगा रेजिस्टर के थ्रू उसका वैल्यू कितना है, q। किसी t टाइम के बाद जो चार्ज मूव कर गया वो कितना हो जाएगा, स्मॉल q। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ना तो dq अपॉन q माइनस q ln के फॉर्म का इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो ये हो जाएगा ln q माइनस स्मॉल q, और माइनस q के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर एक -1 भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन में एक -1 भी आ जाएगा। अच्छा, लिमिट्स यहां पर 0 से q तक। dt अपॉन आरसी, 1 अपॉन आरसी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dt का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा t। ये जो माइनस वाला टर्म था उसको उधर भेज दिया अगर, तो कुछ तो ऐसा दिखेगा, ln q माइनस q 0 से स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आरसी। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ln q माइनस q, लोअर लिमिट में आ जाएगा कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय q। आई होप आपको लिमिट पुट करना आता है, नहीं आता है तो डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ एंड रिजल्ट याद कर ले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय q इक्वल्स टू e माइनस टी अपॉन आरसी। अच्छा, स्क्रीन पॉज करेंगे, डेरिवेशन लिखते जाएंगे। हाँ, अब अगर इसको थोड़ा, वैसे तो इक्वेशन बहुत ही क्यूट आया है, बहुत ही शानदार सुंदर सा इक्वेशन आया है, फेयर एंड लवली लगा के इक्वेशन आया है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, आप इसमें थोड़ा और मेकअप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ दिखेगा, क्यू ई माइनस टी अपॉन आर इंटू सी। अब स्मॉल क्यू का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो स्मॉल क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल क्यू माइनस क्यू टी अपॉन आर सी। मतलब किसी भी टाइम पर Q का वैल्यू, किसी भी टाइम पर जो चार्ज फ्लोन थ्रू द रेजिस्टर है, चार्ज फ्लोन थ्रू द रेजिस्टर है, उसका वैल्यू आ रहा है Q E माइनस टी अपॉन आर सी। अब मेरे से क्वेश्चन में कोई लोग पूछेंगे, ये डेरिवेशन हटा देते हैं, डेरिवेशन का काम खत्म, समझ में आया डेरिवेशन तो याद रख लेना, नहीं समझ में आया तो इक्वेशन याद रख लेना, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज फ्लो करके रेजिस्टर के थ्रू गया है उसका वैल्यू है Q माइनस क्यू ई माइनस टी अपॉन आर सी। अब देखिए सर्किट जो था वो कुछ ऐसा था, जो कैपेसिटर है वो बैटरी के जैसा बिहेव कर रहा है और करंट आई इससे फ्लो कर रहा था। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पे जो चार्ज है वो Q माइनस क्यू का हो जाएगा ना, और इसमें जो चार्ज है वो माइनस क्यू प्लस क्यू का हो जाएगा। तो अगर किसी ने आपसे पूछा होता कि चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर या चार्ज इन द कैपेसिटर, चार्ज इन द कैपेसिटर at any instant of time, at any instant of time t, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर करके रखा है अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाए, कैपिटल Q में माइनस क्यू कर देंगे, तो कैपिटल Q में माइनस कर दो, माइनस यहाँ पे नहीं, कैपिटल Q में माइनस कर दो स्मॉल q का वैल्यू, स्मॉल q का वैल्यू है प्लस q माइनस q e टू द पावर माइनस t अपॉन आर सी, ऐसा कुछ है क्या। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो q माइनस q कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q e टू द पावर माइनस t अपॉन आर सी। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि किसी भी समय के बाद, किसी भी समय अगर कैपेसिटर में टोटल Q चार्ज था पहले, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू CV है, C इंटू वी। अगर कैपेसिटर के पास C इंटू वी का चार्ज था और हमने क्या कर दिया, उसको डिस्चार्ज करने के लिए छोड़ दिया कैपेसिटर को, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद उस पे जो चार्ज है वो कितना है, Q e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये सब बातें बोलोगे सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगेगा कि सर ये सब चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, लेकिन आप विश्वास रखें जितना कॉपी के नोट्स में लिखा है उतना आप पढ़ लिखेंगे, उतना आप पढ़ लेंगे, उतना याद कर लेंगे, तो एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेंगे। बात समझ में आई है शायद। तो ये मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया
चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं? अगर इसमें और कुछ पूछना होता तो और कुछ पूछने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास करंट जो मूव करके बाहर चला गया, स्मॉल क्यू, करंट जो रजिस्टर के अक्रॉस मूव कर रहा है, जो मूव करके बाहर चला गया, उसका वैल्यू है ना। इस वाले एक्सप्रेशन को, मान लो एक्सप्रेशन वन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे करंट का वैल्यू मिल जाएगा क्या? यहाँ पे आया था माइनस टी अपॉन आर सी। अब इस वाले क्यू को ना मैं इस इक्वेशन नंबर वन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस क्यू बाहर निकाल देते हैं, e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो भी पावर है वो एज इट इज लिख दो, और जो भी पावर है वो सामने लाके डिवाइड कर दो, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा आर इन टू सी। अच्छा, ये Q का वैल्यू, अब ये dq बाई dt क्या था? तो dq बाई dt है किसी भी समय पर रजिस्टर के थ्रू जो करंट मूव कर चुका है उसका वैल्यू। तो अब उसको अगर मैं लिखूं Q के प्लेस में, मैं लिख सकता हूँ कैपिटल Q के प्लेस में C इंटू वी डिवाइडेड बाई R इंटू सी ई माइनस टी अपॉन आर सी। अब C से C अगर आप कैंसिल कर दे, C से सीसा टकराए, जो भी हो अंजाम, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हो जाएगा e माइनस टी अपॉन आर सी। ये किसी भी समय पर रजिस्टर के थ्रू जो करंट मूव कर रहा है उसका क्या है? वैल्यू, मतलब इतना करंट रजिस्टर के अक्रॉस मूव कर चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया देखो तो। हम अगर आप देखोगे तो जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, एक तो अगर आपको पता हो कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर करके रखा है, अगर आपको ये पता होगा तो आप ये निकाल सकते हो ना कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितना चार्ज कैपेसिटर के थ्रू मूव कर चुका है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, आप और क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले जो कैपेसिटर था उसके पास जो चार्ज था वो 40 माइक्रोकूलम का, ठीक है, और मैंने ये देखा कि अभी जो बचा हुआ चार्ज है, मान लो 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद जो कैपेसिटर प्लेट्स में बचा हुआ चार्ज है वो है 18 माइक्रोकूलम का। इसका मतलब 22 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो बाहर निकल चुका है क्या? और इसी जो मूव करता हुआ चार्ज है उसी के कारण क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने Q, चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फॉर्मूलाज याद रखने बहुत जरूरी है। चार्जिंग के केस में होता था CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यहाँ पर हो जाएगा CV ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो आप ये जो इक्वेशन है ना उसको आप वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करोगे? t इक्वल्स टू 0 में जो कैपेसिटर था वो पूरी तरह चार्ज था ना, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 का वैल्यू पुट करो। जब आप t इक्वल्स टू 0 का वैल्यू पुट करोगे तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो चार्ज क्यों हो जाएगा ना। अच्छा, जब t को आप टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0, मतलब इनफिनाइट टाइम पर वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं? किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर अगर पूछेंगे तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसने जो चार्ज स्टोर करके रखा है वो अपने को पता है, T अपॉन आर सी। ठीक है, अब जो चार्ज उसने स्टोर करके रखा है उसको कैपेसिटेंस के वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको किसी भी इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में उसका वैल्यू मिल जाएगा क्या। और ये Q के प्लेस में कैपिटल Q को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल Q जो है वो एक्चुअल में CV है, e minus t upon rc divided by c। c will get cancelled from this c, तो vc का वैल्यू हो जाएगा v e minus t upon rc। ये हमारे पास vc का वैल्यू है at any after any time t। अच्छा, उसी तरह अगर किसी ने आपसे पूछा होता कि जो ड्रॉप है रेजिस्टर के अक्रॉस वो फाइंड आउट कर लो, तो रेजिस्टर के अक्रॉस का ड्रॉप अगर फाइंड आउट करते तो वो रेजिस्टर के अक्रॉस का ड्रॉप क्या लिखेंगे? वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टी अगर लिखना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी पता था, अपॉन आर सी डिवाइडेड बाय आर। इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारे पास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसका वैल्यू हो गया क्या। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन ने तुमसे ये बोला, अच्छा स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे ना तो स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर उसने कितना एनर्जी स्टोर करके रखा है? अगर स्टार्टिंग में कैपेसिटर के प्लेट्स का चार्ज Q है तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C है क्या।
अब अगर वो कैपेसिटर जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होता जा रहा है क्या। तो जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। मान लो आपसे ये पूछा गया कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एनर्जी स्टोर्ड इन, अब अगर मेरे को एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। किसी भी इंस्टेंट का अगर एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी लिख दोगे। किसी भी इंस्टेंट का चार्ज आपको पता है, सी से डिवाइड कर दोगे स्क्वायर करके तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों ने मिर्जापुर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख सकते हैं। पार्ट 1 के जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, अच्छा है, खराब तो नहीं बोलूंगा। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, दो रेजिस्टर्स है आर आर, एक कैपेसिटर है सी, एक वोल्टेज है जिसका, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी, दो स्विच है S1 एंड S2। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इफ एट t इक्वल्स टू 0, मान लो अगर अभी t इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू 0 में उन्होंने क्या बोला कि S1 इज क्लोज्ड। t इक्वल्स टू 0 में हमने S1 को क्लोज करके रखा है। अब अगर S1 को क्लोज करके रखेंगे और S2 ओपन है तो ऊपर के सर्किट में क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने S1 को क्लोज करके रखा है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा क्या, ठीक है। is S1 is closed and at t equals to RC S1 is open। अच्छा, और कितने टाइम के लिए क्लोज करके रखा, 0 से लेके t equals to RC तक हमने क्या रखा है। अगर मैं बात करूं कौन सा टाइम, फॉर 0 to टाइम R इंटू सी, 0 से t R C के लिए अगर मैं बात करूं इस कैपेसिटर पर, तो इसको हमने क्या कर रहा है, बैटरी से क्लोज करके रखा है। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है, किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, चार्जिंग, अभी देखो फर्स्ट वाले केस में ये जो कैपेसिटर है वो जो बैटरी है, बैटरी के कारण चार्ज हो रहा है, तो चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, किसी भी इंस्टेंट पर बैटरी पे जो चार्ज है Q, उसका वैल्यू होता है Q मैक्स। Q मैक्स कितना हो सकता था, C इंटू वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर इंटू सी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज वो स्टोर करके रखेगा उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है एक मिनट, तो अगर मैं बात करूं कि कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा आरसी टाइम पर, तो यहाँ पर टी के प्लेस में ना आरसी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैं लिख दे रहा हूं, चार्ज stored in the capacitor, charge stored in the capacitor after, charge stored in the capacitor after RC time। देखो ये सब ना टफ क्वेश्चन माना जाता है, टफ क्वेश्चन उसके लिए बोलते हैं जिनको ये सब कंसेप्ट नहीं पता है। अगर तुम चीजों को एकदम सीक्वेंस से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान है। अब आरसी टाइम पर जो चार्ज स्टोर होगा इसके पास, उसको क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू C इंटू वी 1 माइनस ई माइनस टी के प्लेस में रख दो यहाँ पर R इंटू सी डिवाइडेड बाई आर सी, टाइम कांस्टेंट होता है, आर सी विल गेट कैंसिल फ्रॉम दिस, तो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी वी 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो, सॉरी आरसी टाइम पर जो चार्ज है वो कितना है, उसका वैल्यू है ई माइनस 1 अपॉन ई। तो ये वन टाइम कांस्टेंट, ये वन टाइम कांस्टेंट पर इतना चार्ज हमारे कैपेसिटर ने स्टोर करके रख लिया। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन में क्या फाइंड कर लिया कि देखो एट t इक्वल्स टू RC S1 इज ओपन। अब t इक्वल्स टू RC पर एग्जैक्टली क्या है, तो t इक्वल्स टू RC पर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो जो कैपेसिटर का प्लेट है, इधर प्लस Q चार्ज हो गया, इधर माइनस Q चार्ज हो गया, और Q का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि t इक्वल्स टू RC टाइम के बाद S1 को कर देना है ओपन, t इक्वल्स टू RC टाइम के बाद S1 को कर देना है ओपन, S1 को कर दिया ओपन, और अब क्या करना है, S2 को कर देना है क्लोज, S2 को कर देना है क्लोज, ठीक है।
अब जैसे ही S2 को क्लोज कर देंगे, अब ये जो कैपेसिटर है जो पहले चार्ज हो रहा था, अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? तो ये क्या हो रहा है, R और R, ये 2R के रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नया हो गया, पहले क्वेश्चन चार्जिंग का था, अब क्वेश्चन हो गया डिस्चार्जिंग का। तो अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं समय, जो समय है वो RC तक हमने बात कर लिया है, RC से लेकर 3RC के समय तक हम बात करते हैं। तो RC से 3RC का जो समय है, ठीक है, उसमें अगर मेरे को ये बोले कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो कैपेसिटर है, हमें क्या पूछा गया है, हाँ Q डैश, मान लो Q डैश बोल रहे हैं, Q डैश क्या है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर 3RC टाइम, आफ्टर 3RC टाइम, ठीक है, 3RC टाइम। अच्छा, 3RC मतलब स्टार्टिंग से 3RC टाइम पर कैपेसिटर के पास जो चार्ज है उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है। अब इस बार अगर मैं डिस्चार्जिंग के लिए बात करूं तो डिस्चार्जिंग में क्यू मैक्स का वैल्यू जो है वो जितना कैपेसिटर चार्ज हुआ था वो उसका क्यू मैक्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा CV E-1 डिवाइडेड बाई ई। ये ना, ये बिल्कुल वैसा ही बात है कि जैसे हम क्या करते थे, जब काइनेमेटिक्स में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हम बोलते थे कि 10 सेकंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2 था, फिर अगले 10 सेकंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 1 है। तो जब 0 से 10 सेकंड तक सॉल्व करते थे तो 10 सेकंड पर जो वेलोसिटी होता था उसको क्या बोलते थे, फाइनल वेलोसिटी बोलते थे। लेकिन जब 10 से 20 के लिए सॉल्व करते थे तो जो फाइनल था पहले वाले केस का वो सेकंड वाले केस का इनिशियल हो जाता था क्या, वैसा ही कुछ बात यहाँ पर होगा। मतलब जो चार्जिंग का केस का मैक्सिमम यहाँ पे जो चार्ज अभी स्टोर हो पाया वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज इसने स्टोर करके रखा है। अब ये किस रेट से डिस्चार्ज होगा अपने को वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे Q डैश जो होगा, जो उस पे चार्ज स्टोर होता है वो होता है Q मैक्स, वो होता है Q मैक्स। और क्या आया था, e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC, ऐसा ही कुछ आया था शायद, ठीक है। अब Q मैक्स के प्लेस में रख देंगे ये वैल्यू, तो Q डैश को लिखेंगे CV E-1 डिवाइडेड बाई E, और E के पावर में रख दो। अच्छा, यहाँ पे T का वैल्यू ध्यान से रखना है। अब देखो 0 से RC तक का जो टाइम है वो तो पहले ही खर्च हो चुका है, RC से लेकर 3RC का जो टाइम है, ये बचा हुआ टाइम 2RC का है क्या, तो यहाँ पे रख दो 2RC डिवाइडेड बाई RC। अब सॉरी, अब यहाँ पे जो मेरे पास ये टाइम कांस्टेंट होगा ना डिस्चार्जिंग वाले रेट का, यहाँ पे देखो R और R, सर्किट का रेजिस्टेंस 2R का है क्या, तो यहाँ पर आना चाहिए 2R, यहाँ पे नहीं, फॉर्मूले में नहीं, यहाँ पर जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2R का है, तो यहाँ पे रख देंगे 2R। क्यों 2R रख रहे हैं, क्योंकि देखो पहले कैपेसिटर में जब ये चार्ज हो रहा था, जब ये चार्ज हो रहा था तो सिर्फ एक रेजिस्टर था, तो R इंटू सी से काम चल गया था। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके थ्रू और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो R और R अगर सीरीज में है तो ये 2R हो जाएगा। अब देखिए ये 2RC और ये 2RC अगर मैं गायब कर दूं तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा CV E-1 अपॉन E अपॉन 1 अपॉन E। ये चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का वैल्यू है आफ्टर अ टाइम ऑफ 3RC। तो अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपके जोड़ों में दर्द दिला दे, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ज्यादा सोचोगे जोड़ों में दर्द आ जाएंगी आपकी, तो ऐसा क्वेश्चन था ये। अब किया क्या मैंने भाई साहब, क्वेश्चन में मैंने कोई तूफानी काम नहीं किया। पहले मैंने कैपेसिटर को चार्ज होने दिया, कितने समय तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तो RC टाइम तक चार्ज हो रहा था। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया तो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई किया और हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो मैं बोलूंगा स्क्रीन पॉज करे और इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी रुक जाता हूँ, आगे देखते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। वो जो कैपेसिटर के प्लेट्स है ना उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होता है वो देखते हैं। जैसे क्या है सिचुएशन, मान लीजिए ये मेरे पास कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है, प्लस 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 प्लस। आप जानते हो कि प्लेट्स के अंदर में ही चार्ज होते हैं, प्लेट्स के बाहर कोई चार्ज नहीं होता। और इसको कनेक्ट करके रखा था हमने एक
बैटरी से, इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरह से इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। इसके पास चार्ज होता है प्लस ईवी का, इसके पास चार्ज होता है माइनस ईवी। हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। अब तुम्हारे मन में ना ख्याल आया भी होगा, ये कभी ख्याल क्या आया होगा कि सर एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्लेट है नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में होना चाहिए अट्रैक्शन, और दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन होना चाहिए तो दोनों चिपक जाने चाहिए। पर ये चिपक क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ये चिपक क्यों नहीं रहे? तो एक्चुअली में ये आधा डायग्राम, ये पूरा डायग्राम नहीं है, बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखते हैं। अभी बस इतना समझ लो कि हम क्या करने वाले हैं, किसी एक प्लेट पर, किसी एक प्लेट पर, या चाहो तो प्लस ईवी वाले प्लेट पर या माइनस ईवी वाले प्लेट पर नेट फोर्स क्या लग रहा है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फोर्स ऑन one plate of the capacitor, one plate of the capacitor because of another plate, because of another plate। अच्छा, अब ना डेरिवेशन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मान लो मैं बोलता था कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, और इस क्यू के कारण आपको आर सेपरेशन पर अगर फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होता था तो आप क्या करते थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख देते थे, ऐसा ही लिखते थे ना। तो अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज का वैल्यू होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लेते हैं अगर इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू लाके रख देते थे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई था स्मॉल क्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू, इसका वैल्यू क्या होता था, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू होता था क्या। तो पॉइंट पी पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में मैंने क्या कर लिया, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। फोर्स का वैल्यू कितना है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो फोर्स मैंने फाइंड आउट किया है ना, मैंने जो फोर्स फाइंड किया है वो बिकॉज फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू, इसको मैं सिंपल ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड। इसको मैं सिंपल ऐसा भी तो लिख सकता था ना, चार्ज मल्टीप्लाइड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है यहाँ पर ई, वो सिर्फ इस सोर्स चार्ज के कारण लिखा है ना। स्मॉल क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, स्मॉल क्यू के कारण जो खुद के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, उसको मैंने मेंशन किया है क्या, नहीं। इसका मतलब पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब भी किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो टेस्ट चार्ज के खुद के फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं होता। टेस्ट चार्ज के, आप ऐसा हो सकता है कि आप खुद से खुद पे फोर्स लगा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। टेस्ट चार्ज के खुद के फील्ड के कारण टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं होता। इसलिए हमने क्या बोला कि अगर स्मॉल क्यू पर फोर्स अप्लाई करना है, स्मॉल क्यू पर फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो जो सिर्फ सोर्स चार्ज है उसका जो फील्ड होगा उसके फील्ड के कारण ही वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब ये क्यों बताया है वो ध्यान से देखना। मान लो मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर कैपेसिटर के प्लेट्स में अंदर में जो चार्ज जो फील्ड होता था, एक प्लेट के कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण जो अंदर में फील्ड का डायरेक्शन होता था वो क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। उसी तरह नेगेटिव प्लेट के कारण भी फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को ऐड करने पर नेट फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आया था क्या, बिल्कुल। अब मैं मान लो कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि वी आर कैलकुलेटिंग we are calculating force on the negative plate because of field of पॉजिटिव प्लेट। जो पॉजिटिव प्लेट है मैं उसको मान ले रहा हूं वो मेरा सोर्स चार्ज है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो मेरा टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज पर मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ई। क्यू के प्लेस में अपन क्या पुट करेंगे, C इंटू बी पुट कर सकते हैं क्या, चार्ज। देखो जब मैं वेक्टर क्वांटिटी लिखता हूं तो उसको क्या करते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो प्लस माइनस तो लिखते थे ना।
तो चार्ज के प्लेस में C इंटू वी लिख दिया, इतना चार्ज है इसमें। और जो फील्ड का वैल्यू है वो क्या है, फील्ड का वैल्यू यहाँ पर जो होगा वो सिग्मा अपॉन, इसको ना क्यू के टर्म्स में लिख देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा लगेगा। ये मेरे पास क्या है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो यहां पर अगर मैं नोट करूं तो चार्ज मेरे पास हो गया क्यू, और जो फील्ड है, फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया क्या। इसका मतलब जो फोर्स है, जो फोर्स है वो हो जाएगा क्यू, सिग्मा के प्लेस में रख दो क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इम्प्लाइज फोर्स जो होगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। या तो फोर्स का आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है, फोर्स का आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या आप फोर्स का ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। आपको बुक्स में एक और फॉर्मेट मिल सकता है क्या, ये जो Q होता है, Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा टाइम्स ऑफ प्लेट का एरिया भी लिख सकता हूँ ना। तो ये फोर्स को ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा टाइम्स ऑफ प्लेट का एरिया इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक और फॉर्मूला याद रख लेना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्लेट, अब देखो जो जो फोर्स ये नेगेटिव प्लेट एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स ये पॉजिटिव प्लेट भी एक्सपीरियंस करेगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या आप इस तरह से लिख दो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो याद रखना बहुत ही आसान है। अगर आपको डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखना, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आगे जाके मेरे को कुछ भी नहीं याद रहेगा तो आप ये फॉर्मूला अल्टीमेट जो होगा वो याद रखना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा को अगर क्यू में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा रिलेशन आ जाएगा। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये जो प्लेट है, ये जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट में फोर्स इस तरफ लगेगा और पॉजिटिव प्लेट में फोर्स इस तरफ लगेगा। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक नाम का मटेरियल होता है, उसके बारे में हमने बात नहीं किया है लेकिन वो भी हम आगे समझाएंगे। अब ऐसा मत सोचना कि सर ये दोनों तो चिपक जाएंगे, फोर्स है लेकिन वो चिपकेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो डायग्राम है वो अधूरा है, अरेंजमेंट जो है वो अधूरा है, इसमें कुछ और भी अपने को प्लेस करना है। अब अगर दो प्लेट्स के बीच में फोर्स पता चल गया तो देखो उसमें से मिला के क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, ये कल शायद कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, इसके प्लेट्स में जो चार्ज है वो है प्लस क्यू का, और इधर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू का, ठीक है। जो कैपेसिटर है मान लीजिए उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है डी, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और बीच में एयर कौन मीडियम कौन सा है एयर, तो उसका परमिटिविटी है एप्सिलॉन। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि if a force increases the separation of plates, from D to twice of D. If a force increases the separation of plates from D to twice of D, then find the work done. By the increases the separation of the plates from D to 2D slowly, ये भी mentioned है, कोई kinetic energy का change नहीं है, slowly then find the work done by the force। वो जो force है, force का work done अपने को find out करना है। अब अगर पहले इनके बीच का separation D है तो force मुझे कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा ना। और अगर आप देखोगे मैं चाहता हूं ये जो प्लेट्स है ना वो स्लोली जाए, तो प्लेट स्लोली जाए, इसका मतलब ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इधर है F एक्सटर्नल और इधर है F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर स्लोली लेके जाना है तो F एक्सटर्नल का वैल्यू जो है वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल होना चाहिए क्या। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू अभी देखा था सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही कुछ आया था ना, गलत हो जाएगा पूरा कहानी खत्म हो जाएगा।
सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास फोर्स का वैल्यू आ गया। अब मेरे को कैलकुलेट करना है वर्क डन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी सेपरेशन डी है, अभी सेपरेशन डी है। अगर मैं ये सेपरेशन को बढ़ाकर 2D का कर दूं, यहां से यहां को बढ़ाकर अगर मैं 2D कर दूं, तो क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा अगर हम उस पर बात करें तो आप देखो, अगर आप सोचोगे तो पहले सेपरेशन डी था, अब सेपरेशन 2D का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो चेंज हुआ ना। अगर इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं चेंज बोलेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर मैं प्लेट्स के सेपरेशन को चेंज कर दूं, प्लेट्स के सेपरेशन पहले डी थे, अब मैंने ट्वाइस ऑफ डी कर दिया, तो क्या चेंज होगा वो देखो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर के प्लेट्स है, ये जो प्लेट्स थे, अगर प्लेट्स को अगर आपने क्यू चार्ज दिया होगा तो जो फील्ड का वैल्यू आता था वो आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसा कुछ वैल्यू आता था क्या। ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। अगर इनफिनाइट शीट होता है, इनफिनाइट प्लेट होता था, तो जो फील्ड का वैल्यू आता है वो डिस्टेंस के क्या बोलो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। इसका मतलब यहाँ पर अब देखो, कैपेसिटर के जो प्लेट्स है ना वो हमेशा इनफिनाइट प्लेट्स मानते हैं उनको। कैपेसिटर का जो प्लेट्स होता है वो हमेशा इनफिनाइट प्लेट्स मानते हैं। तो अगर इनफिनाइट प्लेट्स मान रहे हैं, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, पहले डी सेपरेशन पे था, अभी भी उतना ही सेपरेशन पे रहेगा क्या। तो अगर किसी ने पूछा कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या, तो आप सीधा ऐसा आंसर बोल देना, नहीं, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ लेकिन सेपरेशन चेंज हो गया। पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल को ई अपॉन डी, ऐसा कुछ लिखते हैं क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये सही है ना, डीवी अपॉन डी आर, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल हो जाएगा ना। अब अगर आप नोटिस करो तो पहले सेपरेशन डी का था, पहले सेपरेशन डी का था, अभी सेपरेशन जो है वो ट्वाइस ऑफ डी का हो गया है। इसका मतलब अगर ये केस 1 था और ये केस 2 था, तो अगर कंपैरिजन करने कोई बोले, ये याद रखना है जो भी मैं बनाऊंगा ना, ये याद रखना, कंपैरिजन करने कोई बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, ये बोल सकते हैं। अच्छा, V1 के वैल्यू को अगर कोई कंपेयर करने बोले तो V1 का वैल्यू जो है वो कम है, V1 का वैल्यू कम है, V2 का वैल्यू ज्यादा होगा क्या, क्योंकि ज्यादा सेपरेशन है तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हो गया मेरे पास V2 का वैल्यू। अच्छा, अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, अगर किसी ने कैपेसिटेंस को कंपेयर करने बोला होता तो पहले का कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब जो नया कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डी हो गया क्या। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो गया ना, इसका मतलब C1 का वैल्यू जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू C2। चार्ज पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तुमने प्लेट्स ऐसे रखे थे, चार्ज था, तुम प्लेट्स को दूर ले जाओ, अभी भी वही चार्ज का अरेंजमेंट रहेगा क्या। तो Q1 इक्वल्स टू Q2। अब ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेडिकल के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अंदर में कैपेसिटर प्लेट्स, अब ये जो कैपेसिटर प्लेट्स है वो सिंपल दो प्लेट्स थे, वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। चार्ज करके मैंने कैपेसिटर को प्लस क्यू माइनस क्यू के कैपेसिटर को बाहर निकाल के छोड़ दिया। अब बाहर निकाल के छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हैं, उसको स्लोली स्लोली डी से सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, पोटेंशियल बढ़ गया, कैपेसिटेंस कम हो गया, चार्ज के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉजिकल भी है, Q1 Q2 अगर सेम आ रहा है तो Q1 ये C1 V1 इक्वल्स टू क्या है, C2 V2 है ना। तो इनवर्स रिलेशन चलेगा क्या, इनवर्स रिलेशन चलेगा, मतलब अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल वैल्यू कम हो जाना चाहिए, तो इनवर्स का रिलेशन चलेगा। तो ये बातें आपको याद रखनी। अब अगर मुझसे किसी ने बोला कि मुझे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट करना है, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे फोर्स का वैल्यू देखोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, हमने जो फोर्स का वैल्यू लिखा था वो किसी डी सेपरेशन पे कितना आया, फोर्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आया ना। जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू आ रहा है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, फोर्स का वैल्यू तो कांस्टेंट आ रहा है भाई साहब। अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो वर्क डन को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन को हम सिंपली
फोर्स टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होना, ये वर्क डन का वैल्यू हो गया, वर्क डन आ गया। अब सिंस ये जो फोर्स था, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन का वैल्यू क्या आ गया, वर्क डन का वैल्यू सिंपल हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कमेंट ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट ऑन द एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, तो आप एनर्जी को कंपेयर करना है आपको, एनर्जी को कंपेयर करना है। अच्छा, हमने एनर्जी का दो फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से लिख सकते हैं, ठीक है, और एक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ सी वी स्क्वायर। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला इसीलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का पोटेंशियल, केस 1 और केस 2 में पोटेंशियल का डिफरेंस हो चुका है क्या, तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया तो वहां से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जितना चार्ज इसने पहले स्टोर किया था बाद में भी अगर वो उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है, और कैपेसिटेंस यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं डी। पहले का अगर मैं एनर्जी लिखूं, अब मैं केस 1 को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि केस 1 में यहाँ पे सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर तो फर्स्ट वाले केस का अगर मैं एनर्जी लिखूं तो क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर, और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, सेकंड वाले केस में अगर आप एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर, और अब जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ डी। ये सही लिख रहे हैं ना भाई साहब, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सही है। हाँ, तो E1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी। पहले जो एनर्जी स्टोर था उसका वैल्यू इतना हो गया, बाद में जो एनर्जी है, देखिए बाद का जो एनर्जी है उसका वैल्यू बढ़ गया ना, पहले एनर्जी आधा था, पूरा पूरा हो गया क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी। अब ये एनर्जी बढ़ाया किसने, कैपेसिटर का एनर्जी क्यों बढ़ा, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट है ये क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। हमने पढ़ा है जब भी एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन करता है तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना ही रखूंगा मैं, बस इसलिए थोड़ा आज कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सब चीजें आप समझ ले, याद कर ले, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कैपेसिटर का प्लेट्स था डी सेपरेशन पे रखा है, ट्वाइस ऑफ डी पे रख देंगे तो क्या होगा, तो हमने देखो चार्ज कंपेयर किया, कैपेसिटेंस कंपेयर किया, फील्ड कंपेयर किया, एनर्जी कंपेयर किया। अब हमने देखा कि इस वाले केस में एनर्जी का वैल्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एनर्जी क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन कर रहा है, इसलिए इसका एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी केस होगा, जानदार केस होगा, वो नेक्स्ट वाले क्लास में कराते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं।